हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू दिस वीडियो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जेटेट की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से ज़बरदस्त चल रही होंगी। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग देखेंगे 30 क्वेश्चन एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे, जो हमारा 15 हिंदी का होगा और 15 हमारा इंग्लिश का होगा। ठीक है, 15 हिंदी एंड 15 इंग्लिश का होगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आउट ऑफ 30 आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का इस प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पे हमारे टेलीग्राम चैनल पढ़ाई कैंप का लिंक अवेलेबल कराया गया है। आप उस लिंक पे क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें। आपको वहाँ जितने भी यहाँ क्लासेस जेटेट की ली जाती है या सीटेट की ली जाती है, वे सारी क्लासेस का पीडीएफ आपको वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। आप वहाँ से जाके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए अब हम लोग चलते हैं 30 क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले हमारा 15 क्वेश्चन हिंदी का आएगा, उसके बाद 15 क्वेश्चन हमारा इंग्लिश का आएगा। तो बने रहें हमारे वीडियो में और देखें कि किस किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हिंदी में प्रमुख कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि कृत प्रत्यय क्या है। तो कृत प्रत्यय एक प्रकार का प्रत्यय होता है। प्रत्यय क्या होता है, तो किसी भी शब्द के अंत में लगकर जो शब्द बनता है उसको हम लोग प्रत्यय कहते हैं, अंत में जो लगता है। तो कृत प्रत्यय क्या होता है, तो किसी भी मौलिक धातु धातु के अंत में, धातु कहने का तात्पर्य है हमारा मूल रूप, क्रिया का मूल रूप। तो क्रिया का मूल रूप में जो भी हमारा यहाँ पे अंत में जोड़ा जाएगा उसको हम लोग कृत प्रत्यय कहते हैं। तो दोस्तों, कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 50 हमारा क्या है, कृत प्रत्ययों की संख्या है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा है कि किस समास में दोनों पद मिलने पर अपना सामान्य अर्थ को छोड़कर विशिष्ट अर्थ प्रकट करते हैं। तो समास दोस्तों, समास जो होता है वो कितने होते हैं, तो 6 प्रकार के समास होते हैं। कौन कौन से, तो सबसे पहला अव्ययी भाव होता है, सेकंड हमारा तत्पुरुष होता है, फिर हमारा होता है कर्मधारय, फिर होता है द्विगु, फिर होता है द्वंद्व और अंत में हमारा होता है बहुव्रीहि समास। तो दोस्तों, दो शब्द को मिलाकर एक नया शब्द बनता है, तो कौन सा हमारा समास होता है, तो बहुव्रीहि समास। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। कैसे होगा, जैसे कि अगर हम बोले लंब जोड़ उदर, है ना, लंब जोड़ उदर, जिसका लंबा है उदर। ठीक है, तो दो शब्द आया, लंबा है उदर जिसका, तो इससे नया शब्द बना लंब और उदर, लंबोदर मिलके हमारा क्या बना, तो हमारे गणेश जी बने, है ना, गणेश भगवान। तो हमारा क्या होगा, यहाँ से लंबोदर जो है किस भगवान को दर्शाया गया है, डिनोट किया गया है, तो गणेश को। तो यहाँ से हुआ ना कि दो पद मिल करके एक नया पद का निर्माण किया। तो बहुव्रीहि समास यही कहता है। फिर अगर हम बोले दशानन, तो दशानन, दशानन जिसके 10 भुजा है, तो कौन थे, रावण थे। तो यहाँ पे वह भी हमारा बहुव्रीहि समास में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा 3 नंबर क्वेश्चन, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, पंक्ति में हिंदी का अर्थ क्या है। तो हिंदी का अर्थ क्या होगा, तो देशवासी होगा। ठीक है, हिंदी है हम मतलब देशवासी हैं हम। ठीक है, न कि हिंदू हैं हम, क्योंकि भारत जो एक ऐसा देश है जहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी मिलजुल कर रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, मृगनयनी किस प्रकार का उपन्यास है। तो मृगनयनी जो है हमारा आदर्शवादी उपन्यास है। ठीक है, और इसको किसने लिखा है मृगनयनी उपन्यास को, तो वृंदालाल वर्मा ने लिखा है, वृंदालाल वर्मा। ठीक है, याद रखिएगा, वृंदालाल वर्मा ने इस उपन्यास को लिखा है, जो कि एक आदर्शवादी उपन्यास है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, कंजूसी से धन व्यय करने वाले को क्या कहते हैं। तो कंजूसी से जो धन व्यय करता है उसको हम लोग बोलते हैं कृपण। ठीक है, क्या बोलते हैं, कृपण। कृपण मतलब जो ऐसा व्यक्ति जो बहुत मतलब कंजूसी से धन खर्च करे, बहुत ही मुश्किल से धन खर्च करे। ठीक है, अच्छा, मितव्ययी अल्पव्ययी क्या होता है, जो कम खर्च करे। ठीक है, कम खर्च करे, लेकिन कंजूसी से धन खर्च करने वाले को हम लोग कृपण बोलते हैं। फिर है हमारा मिश्रण। ठीक है, मिश्रण हम लोग किसको बोलेंगे, मिश्रण। तो मिश्रण मतलब होता है चिकना। ठीक है, याद रखिएगा, ये हमारा पर्यायवाची शब्द में आ सकता है। तो चिकना को क्या बोलते हैं, मिश्रण बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, जिस वस्तु या व्यक्ति के कारण अस्थाई भाव जागृत होता है उन्हें क्या कहते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, यानी कि जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण अस्थाई भाव जागृत होता है उसको बोलते हैं आलंबन। ठीक है, आलंबन मतलब जिससे व्यक्ति या वस्तु से अस्थाई भाव का जागृत हो उसको हम लोग आलंबन कहेंगे।
चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना गोस्वामी तुलसीदास की नहीं है? तो यहाँ पे हम देखेंगे गीतावली, गीतावली हमारे तुलसीदास की है, दोहावली भी तुलसीदास ने लिखा है, विनय पत्रिका भी तुलसीदास ने लिखा है। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर सी साकेत राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन बात है कि साकेत को किसने लिखा है? तो हमारे मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। ठीक है, मैथिली शरण, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है साकेत। तो हमारा तुलसीदास का ये नहीं हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध समालोचक थे। तो हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध समालोचक कौन थे? तो जयशंकर प्रसाद, रामविलास शर्मा, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। रामविलास शर्मा जो थे हिंदी साहित्य के समालोचक थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, हिंदी साहित्य का इतिहास के रचयिता हैं। तो हिंदी साहित्य के साहित्यकार के रचयिता कौन है? तो आदर्श आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखे थे। ठीक है, तो कौन हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, निज भाषा उन्नति करे सब उन्नति के मूल। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखा गया है? तो हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा लिखा गया है, एक मूल कविता है। तो उसी कविता के में का ये मूल लाइन है। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, सामाजिक क्षमताओं के विकास में मौखिक अभिव्यक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह कथन किसका है? तो जो सामाजिक क्षमताओं का विकास होता है उसमें मौखिक मौखिक अभिव्यक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये कहा था हमारे कैथरीन ओकार्नर ने। ठीक है, तो कैथरीन ओकार्नर ने कहा था। चलिए अब हमारा यहाँ दिया गया है 12 और 13 नंबर क्वेश्चन के लिए हम लोग को एक गद्यांश पढ़ना होगा, उसी से हम लोग को यहाँ पे उत्तर देना होगा। तो चलिए क्या बोला है, इसमें आश्चर्य नहीं कि ताज शाश्वत प्रेम के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। इसमें भारत और इस्लाम की वास्तुकला का सम्मिश्रण है। ऐसा विश्वास है कि इस स्मारक को पूरा होने में लगभग 22 वर्ष लगे और 9 करोड़ रुपए की लगभग धनराशि खर्च हुई। ठीक है, यहाँ पे ताजमहल के बारे में बात हो रहा है कि उसमें लगभग 9 करोड़ रुपया खर्च हुआ और 22 वर्ष लगे। लगभग 20,000 लोगों को इसमें रोजगार मिला। ताजमहल के निर्माण का कार्य 1632 ईस्वी में प्रारंभ होकर 1653 ईस्वी में पूर्ण हुआ। यह आदर्श स्मारक मुगल काल की सबसे सुंदर इमारत मानी जाती है। पूर्णता से शीर्ष बिंदु के प्रतीक छवि के रूप में इसे माना जाता है, जिसे मुगल शिल्पियों ने वास्तुकला और प्रस्तकला में प्राप्त किया। ताज का सूक्ष्म निरीक्षण करने पर ज्ञात होता है कि इसमें मकबरे के प्रत्येक कक्ष में पूरी जागरूकता के साथ प्रकल्पित और निर्मित किया गया है। प्रत्येक छोटे से छोटे भाग का शेष भागों के साथ ही पूर्ण सामंजस्य है। इसका प्रवेश द्वार ऊंची 3 आर्च का बना हुआ है। मकबरे पर पहली दृष्टि ही चकित कर देती है। सुसज्जित लंबे बगीचे के अंत में मोती जैसा सफेद संगमरमर का मकबरा बना हुआ है। मकबरे के दोनों ओर एक जैसी समान संरचनाएं बनी हुई हैं, जबकि पूर्व और इसी मस्जिद की आभासी आकृति स्थित है। इस इमारत को जवाब भी कहा जाता है। इसका कोई धार्मिक महत्व नहीं है, इसे मात्र परिसर में एक रूपता स्थापित करने के लिए बनाया गया है। ताजमहल भारत का गौरव है। आज 350 वर्ष बाद भी विश्व भर के सभी कोनों से लोग आकर ताज के सौंदर्य को निहारते हैं और उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाते। तो यहाँ ताजमहल का प्रशंसा की गई है कि वहाँ का स्ट्रक्चर क्या है, मुगल कालीन स्थापत्य कला में जो वहाँ पे जितने भी कलाकारियाँ हैं उनको दिखाया गया है। ठीक है, तो चलिए इससे अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे कि ताजमहल किस पूर्णतया का द्योतक है? तो ताजमहल जो है किस पूर्णतया का द्योतक है? तो हमारा है भारत और इस्लाम की वास्तुकला का सम्मिश्रण है। तो बिल्कुल सही, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पैसेज में हमारा बताया गया है कि भारत और इस्लाम की वास्तुकला का सम्मिश्रण है कौन? तो ताजमहल। ठीक है, चलिए सेकंड है हमारा क्वेश्चन 13 नंबर, जवाब किस इमारत के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो मकबरा के लिए, ताजमहल के लिए, प्रवेश द्वार के लिए, या फिर मकबरे के आभासी आकृति के लिए? तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मकबरे के आभासी आकृति के लिए जवाब का जो है वर्ड यूज किया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 है हमारा। यहाँ पे एक पद्यांश दिया गया है, पोयम दिया गया है, उसको पढ़कर हमें आंसर देना होगा। मैंने देखा एक बड़ा बरगद का पेड़ खड़ा है,
उसके नीचे कुछ छोटे-छोटे पौधे असंतुष्ट और रुष्ट हैं। यानी कि एक बरगद का पेड़ है, उसके नीचे बहुत सारे छोटे-छोटे पेड़ हैं, वो बहुत असंतुष्ट हैं, बहुत रुष्ट हैं, माने कि रूठे हुए हैं। देखकर मुझको मुझको यो बोले, हम भी कितने बदकिस्मत हैं, जो खतरे का नहीं सामना करते। वे कैसे ऊपर को उठ सकते हैं, इसी बड़े की छाया ने ही हमको बौना कर बना रखा है, हम बड़े दुखी हैं। यानी कि छोटे-छोटे जो पौधे हैं बरगद के पेड़ के नीचे, वे सभी अपनी परेशानियों को बता रहे हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन वो देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन कि काव्यांश में बरगद का पेड़ किसका प्रतीक है? तो दीर्घायु वृक्ष का, शुभचिंतक का, बड़ा बुजुर्ग का, पुरानी परंपरा का। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, पुरानी परंपरा का, कि जो बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा, जो छोटा है वो छोटा ही रहेगा। पुरानी परंपराओं को यहाँ दिखाया गया है, ठीक है? चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा, छोटे-छोटे पौधे क्या चाहते हैं? तो संघर्ष का जीवन जीना, स्वतंत्र जीवन जीना, या अपनी चुनौतियों स्वयं स्वीकार करना, या बरगद की जगह लेना। तो अपनी चुनौतियाँ स्वयं स्वीकार करना, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो 15 नंबर हमारा हिंदी कंप्लीट हो चुका है और 15 नंबर हम लोग इंग्लिश को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो डायरेक्शन यहाँ दिया गया है हमारे 16-17 में, कि यहाँ पे हमारा कॉमन एरर का क्वेश्चन है, ए, बी, सी एंड डी में कोई ना कोई एरर होगा, उसको हम लोगों को फाइंड करना है। तो चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा, अ सिटी ड्वेलर फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू पास अवे द टाइम इन अ विलेज। यानी कि बोला है कि एक सिटी में रहने वाला है ना, यानी कि ड्वेलर मतलब वहाँ का वासी होना, ठीक है? तो एक सिटी में रहने वाला जो है वो उसको डिफिकल्ट हो रहा है कहाँ, टू पास अवे द टाइम, उसको टाइम पास करने में, कहाँ, तो इन अ विलेज में। यानी कि शहर में रहने वाले को गांव में समय पास करने में मुश्किल हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा किस पोर्शन में गलती है, मिस्टेक है, उसको दिखाना है, एरर दिखाना है। तो देखिए, अ सिटी ड्वेलर्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू पास अवे द टाइम, तो यहाँ पे अवे नहीं होगा, ठीक है? अवे नहीं होगा, अवे के लिए हम लोग यहाँ इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए 17 नंबर है, विजिटर्स वर नॉट परमिटेड एंटरिंग द पार्क आफ्टर डार्क। यानी कि जो विजिटर्स हैं, जो घूमने के लिए आए हुए हैं, उनको डार्क होने के बाद, यानी कि शाम होने के बाद उनको पार्क में एंटर नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है उसमें एरर है, एंटरिंग यहाँ यूज़ नहीं होगा, बिफोर यहाँ पे डायरेक्ट हमारा क्या होगा, इंटर हमारा यूज़ होगा, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में अब हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है डायरेक्शन में, कि बेस्ट एक्सप्रेशन को यूज़ करना है, यानी कि सिनोनिम्स को हम लोगों को वहाँ यहाँ पे यूज़ करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, सेंसर। सेंसर मतलब क्या होता है? तो सेंसर मतलब होता है निंदा करना, ठीक है? आप लोग यहाँ से याद रखिएगा। तो सेंसर मतलब होता है हमारा निंदा करना, ठीक है? निंदा करना, निंदा करना। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि इसका मोस्ट एप्रोप्रिएट जो यहाँ पे इसी का वर्ड दिया गया है, कौन सा यूज़ होगा। तो क्रिटिसाइज़ मतलब ही क्या होता है, निंदा करना। क्रिटिसाइज़ मतलब निंदा करना, एप्रिशिएट मतलब सराहना करना, है ना, बड़ाई करना, ब्लेम मतलब दोषारोपण करना, एब्यूज़ मतलब गाली देना। तो ये तीनों तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सेंसर मतलब निंदा करना, क्रिटिसाइज़ मतलब भी निंदा करना। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा, डिलिजेंट। तो डिलिजेंट मतलब हमारा होता है मेहनती, ठीक है? मेहनती, मेहनती होता है इसका हिंदी मीनिंग। तो इसका सिनोनिम्स कौन होगा, इसका समान अर्थ वाला शब्द कौन होगा चारों में? तो इंडस्ट्रियस, या फिर इंडिफरेंट, इंटेलिजेंट, या फिर एनर्जेटिक। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। इंडस्ट्रियस मतलब ये होता है मेहनती, इंडिफरेंट मतलब होता है समान, ठीक है? इंटेलिजेंट मतलब हमारा होता है तेज, एनर्जेटिक मतलब होता है ऊर्जा से भरा हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 20 एंड 21 देखेंगे। यहाँ पे आपको जो है एंटोनिम्स आपको बताना है, एंटोनिम्स, ठीक है? एंटोनिम्स मतलब विपरीत शब्द, विपरीत अर्थ, ठीक है? यहाँ पे दो हम लोगों ने सिनोनिम्स देखा, अब हम लोग एंटोनिम्स को डिस्कस करेंगे। तो क्या दिया गया है, एनिमोसिटी। एनिमोसिटी मतलब हमारा क्या होता है, दुश्मनी होता है, ठीक है? एनिमोसिटी मतलब दुश्मनी। तो दुश्मनी का हमारा क्या होगा, अपोजिट ढूंढना है, तो दुश्मनी का क्या होगा, लव होगा ना, दुश्मन का उल्टा प्यार होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लस्ट मतलब क्या होता है, तो लस्ट मतलब होता है वासना, यानी कि जो
पूरा मतलब वासना से भरा हो, सेक्स से भरा हो। लक मतलब होता है भाग्य, ठीक है। लॉस मतलब होता है हानि। हानि का ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है अल्टरकेशन। अल्टरकेशन मतलब हमारा होता है तकरार, ठीक है। अल्टरकेशन मतलब होता है तकरार। तो तकरार जो होता है उसका अपोजिट हमारा क्या होगा? तो एक्सप्लेनेशन होगा, चैलेंज होगा, कंप्रोमाइज होगा या फिर अपोजिशन होगा। तो ऑप्शन नंबर सी कंप्रोमाइज हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि इसका मीनिंग होता है क्या? तकरार का उल्टा समझौता होता है, ठीक है। समझौता। तो समझौता का उल्टा हमारा क्या होगा? तकरार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, इसमें हमारा मिस स्पेल्ड है, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक है, तो उसमें आपको बताना होगा कि किसका स्पेलिंग गलत है। तो सबमिटेड, देखिए SUBMITTED बिल्कुल सही है। एडमिटेड भी हमारा सही है। कमिटेड देखते हैं, कमिटेड हमारा रॉन्ग है, क्योंकि कमिटेड का स्पेलिंग होता है COMMITTED, ठीक है, कमिटेड का। लेकिन यहाँ सिंगल एम दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा, यानी कि ये गलत आंसर है, ठीक है। चलिए 23 है हमारा ब्रिलियंट, या फिर वैलियंट, या फिर साइलेंट, या फिर रेडियंट। तो हमारा क्या इसमें गलत है? देखिए ब्रिलियंट जो है ना, ब्रिलियंट हमारा इसमें गलत दिया हुआ है, क्योंकि ई के जगह पे हम लोग ए लगाते हैं, ठीक है। ई के जगह ए होगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है हमारा गिव एंड रिसीव म्यूचुअली, ठीक है। गिव एंड रिसीव म्यूचुअली मतलब लेना और देना साथ में, ठीक है। जो देगा वो पाएगा, जो देगा कोई दान करेगा वो पाएगा। तो इसका करेक्ट वर्ड क्या होगा? तो रेसिप्रोकेट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फिर देखेंगे 25 हमारा स्ट्रट, स्ट्राइड एंड स्ट्रज आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब अ मैनर ऑफ, यानी कि स्ट्रच, स्ट्राइड एंड स्ट्रट जो है हमारा किस वर्ड को डिस्कस कर रहा है? तो स्ट्रट मतलब हमारा होता है, ठीक है, क्या होता है? तो स्ट्रट मतलब होता है हमारा अकड़ना। स्ट्राइड मतलब होता है कदम बढ़ाना, यानी कि एक एक करके कदम जो बढ़ाते हैं ना, उसको हम लोग स्ट्राइड कहते हैं। और स्ट्रज मतलब हमारा क्या होता है? तो चलना होता है। तो ये सारा जो वर्ड है वो किस से मिलता जुलता है, किस मैनर को दिखा रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा वॉकिंग हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि वॉकिंग में ही लोग क्या करता है? कदम बढ़ाता है, स्ट्राइड करता है, स्ट्रच करता है एंड स्ट्रट करता है, ठीक है। तो ये तीनों आप लोगों को वर्ड का मीनिंग याद रखना होगा, तब हम इसको सही कर पाएंगे, यानी कि वॉकिंग हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 26 है हमारा अ मेंटल ब्लॉक, एक जो क्या बोल सकते हैं कि मानसिक अवरोध जो होता है, मेंटल ब्लॉक मतलब मानसिक अवरोध जो होता है, वो एसोसिएटेड है, यानी जुड़ा हुआ है विथ इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग से जुड़ा हुआ है मानसिक अवरोध। क्या? तो डिसलेक्सिया से। तो डिसलेक्सिया क्या हम बोले थे? जिसमें अक्षरों को पहचानने में मुश्किल हो, ठीक है। इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट एंड आर्ट्स, बिल्कुल नहीं। डिसइंटरेस्टेड इन स्टडीज इन जनरल, बिल्कुल गलत होगा। लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू यूज़ इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश का यूज़ को आपको कम अपॉर्चुनिटी मिलना कहीं पे, ठीक है। लेक मतलब कमी होना, अपॉर्चुनिटी मतलब हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिलना। तो इंग्लिश हम लोग को बोलने का कहीं जगह नहीं मिल पाता है, इसीलिए हम लोग इंग्लिश में थोड़ा हम लोग मेंटल अवरोध उसमें बाधा डालता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा कि लेक ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू यूज़ इंग्लिश, हम लोगों को इंग्लिश का वैसा इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता है, इसलिए इंग्लिश सीखने में हम लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 27 होगा और 28 एक पैसेज दिया हुआ है, उस पैसेज को रीड करेंगे, उसके बाद उसका आंसर हम लोग करेंगे। चलिए पैसेज है आवर अवेयरनेस ऑफ टाइम हैज़ रीच्ड सच अ पिच ऑफ इंटेंसिटी दैट वी सफर acutely whenever our travels take us into some corner of the world where people are not interested in minutes and second। कहने का मतलब है कि हम समय के बारे में हमारी जो जागरूकता है वो इतनी तेज हो चुकी है कि जब भी हम दुनिया के किसी भी कोने में जाते हैं तो वहाँ जो लोग होते हैं उनको मिनट और सेकंड में कोई दिलचस्पी नहीं होती, ठीक है। तो यही बात यहाँ बताया गया है। द अनपंक्चुअलिटी ऑफ द ओरिएंट, जिसे देखकर हमें बहुत दुख होता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इज अपेलिंग टू दोज हु कम फ्रेशली फ्रॉम अ लैंड ऑफ फिक्स्ड मील्स टाइम्स एंड रेगुलर ट्रेन सर्विसेज, यानी कि उदाहरण के लिए हम देखें तो पूर्व की ओर जो समय की पाबंदी है, यानी कि जितने भी ईस्टर्न जो हमारे स्टेट मतलब बोल सकते हैं कंट्रीज़ हैं, उन लोगों के लिए यह बहुत ही दुख की बात है जो निश्चित समय पर और नियत समय में जो है रेलवे से आते जाते हैं, रेलवे से ट्रैवल करते हैं, ठीक है। फिर है आगे, फॉर अ मॉडर्न अमेरिकन ऑफ इंग्लिश मैन
वेटिंग इज अ साइकोलॉजिकल टॉर्चर एंड इंडियन एक्सेप्ट्स द ब्लैंक आवर्स with resignation, even with satisfaction. He has not lost द फाइन आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग। कहने का मतलब कि आधुनिक अमेरिका या अंग्रेज के लिए प्रतीक्षा करना एक मनोवैज्ञानिक मतलब प्रताड़ना है, उसको बहुत मुश्किल होता है। एक भारतीय जो है खाली घंटे को स्वीकार करता है, यहाँ तक कि संतुष्टि के साथ वह स्वीकार करता है। ठीक है, उसने कुछ न करने की बेहतरीन कला नहीं खोई है। मिनटों के संग्रह के रूप में समय की हमारी धारणा, जिनमें से प्रत्येक को किसी व्यवसाय या मनोरंजन से भरा होना चाहिए, ये सारी बातें यहाँ कही गई है। ही हैज़ नॉट लॉस्ट द फाइन आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग, आवर नोशन ऑफ टाइम एज अ कलेक्शन ऑफ मिनट्स, ईच ऑफ विच मस्ट बी फिल्ड विथ सम बिजनेस और amusement, ठीक है, is wholly aligned to the Greek. For the man who lives in a pre-industrial world, time moves at a slow and easy pace. He does not care about each minute for the good reason that he has not been made conscious of the existence of minutes. यानी कि कहने का मतलब है कि ग्रीक के लिए पूरी तरह से विदेशी है, यानी कि चीज़ें जो है, जो ग्रीक है उसके लिए बहुत विदेशी है। एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो पूर्व औद्योगिक की दुनिया में रहता है, ठीक है, पूर्व औद्योगिक की दुनिया में रहता है, उसके लिए समय जो है धीमी और सहज शांति से चलता है, वह प्रत्येक मिनट की परवाह नहीं करता। ठीक है, इसका अच्छा कारण यह है कि उसे मिनटों के अस्तित्व के बारे में सचेत नहीं किया गया, उनको बताया नहीं गया। ठीक है, तो यहाँ टाइम के महत्व के बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए अब इसके लिए हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे और देखेंगे कि आंसर हमारा बन रहा है कि नहीं। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पैसेज? तो हमारा पैसेज का मेन थीम क्या होगा? द कंसेप्ट ऑफ टाइम इन अ प्री इंडस्ट्रियल वर्ल्ड, द ग्रीक कंसेप्ट ऑफ टाइम, द अवेयरनेस ऑफ टाइम इन द मॉडर्न इंडस्ट्रियल वर्ल्ड। तो सी हमारा बिल्कुल राइट होगा कि जो हमारा अवेयरनेस ऑफ टाइम है उसके बारे में यहाँ बताया गया है इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, द ओरिएंटल्स आर अलाइन टू, Orientals are aligned to the business of amusement, the notion of time as a collection of minute, या industrialization या fine art of doing nothing। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नोशन ऑफ टाइम एज अ कलेक्शन ऑफ मिनट। ठीक है, चलिए 29 एंड 23 है हमारा। देखिए यहाँ से एक हमारा पोयम दिया गया है, उस पोयम को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद उसका आंसर हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए। आई एम फिक्सिंग लंच फॉर अ डायनासोर, मैं जो है एक डायनासोर के लिए भोजन बना रहा हूँ, दोपहर का खाना बना रहा हूँ। हु नोज वेन वन माइट कम बाय, कौन जानता है कि वह कब आ जाए। ठीक है, आई एम पुलिंग अप ऑल द वीड्स, मैं जो हूँ घास को उखाड़ रही हूँ, वीड्स मतलब घास होता है। आई एम पिलिंग देम हाई एज द स्काई, और घास को कबाड़ के उखाड़ के उसको मैं एक जगह पे जमा कर रही हूँ, और वो ऐसा ना हो कि उसका वेट करते करते वो घास जो है ढेर बनकर आसमान में टच हो जाए। आई एम फिक्सिंग लंच फॉर अ डायनासोर, मैं खाना बना रही हूँ डायनासोर के लिए। आई होप ही विल स्टॉप बाय सून, मैं आशा करती हूँ कि वो डायनासोर जो है जल्दी आ जाए। मे बी ही विल जस्ट वॉक, क्या हो सकता है कि वह हमारे मतलब यहीं अगल बगल वॉक कर रहा हो, घूम रहा हो, डाउन माई स्ट्रीट, मेरे स्ट्रीट के अगल बगल में, एंड हैव सम लंच एट नून, और वह ऐसा न टहल रहा हो और दोपहर में खाना खाने के लिए मेरे घर आ जाए। ठीक है, तो इसको यहाँ डायनासोर के बारे में यहाँ डिस्कस किया गया है, कोई उसके लिए भोजन प्रिपेयर कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे इमेजिनेशन किया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 29 है, आई एम फिक्सिंग लंच फॉर अ डायनासोर, हेयर फिक्सिंग मीन्स, तो यहाँ पे फिक्सिंग यूज़ किया गया है, उसका मीनिंग क्या होगा? तो यहाँ बोला है ना, आई एम फिक्सिंग लंच, यानी कि मैं लंच तैयार कर रही हूँ, यानी कि प्रिपेयर कर रही हूँ। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। तो फिक्सिंग के लिए क्या यूज़ किया गया है? प्रिपेयर के लिए। चलिए आज का लास्ट हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है, हु नोज वेन वन माइट कम बाय, कौन जानता है कि कोई कब कब आ जाए। हेयर वन स्टैंड फॉर, तो वन जो है वो किसके लिए आया है? क्वांटिटी के लिए, पर्सन के लिए, या फिर डायनासोर के लिए, या फिर गेस्ट के लिए, मेहमान के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी डायनासोर के लिए वहाँ पे यूज़ किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा 30 का राइट आंसर हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स यहाँ से हम लोगों ने 30 क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस किया। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर उत्तर दें कि आपका आउट ऑफ 30 कितना आप स्कोर कर पा रहे हैं। तो दोस्तों आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप जेटेट या फिर सीटेट या फिर किसी भी अदर स्टेट का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल पे जुड़े। यहाँ पे सीटीपी, इंग्लिश, हिंदी सारी क्लासेस यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे कराई जाती है और हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय।